गहरी खामोशी और भारत नेपाल के सुस्ता बॉर्डर पर अचानक सादे कपड़ों में कुछ अनजान लोगों की सीक्रेट एंट्री होती है। ये कोई आम घुसपैठिए नहीं थे, बल्कि नेपाल की मिलिट्री और पुलिस के आला अधिकारी थे जो एक खौफनाक टोही मिशन के ऊपर निकले थे। लेकिन जैसे ही उनका सामना भारतीय खुफिया तंत्र और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के जवानों से हुआ, काठमांडू से लेकर के बीजिंग तक हड़कंप मच गया। आखिर दोस्तों 25 से सीधे 40 जवानों की तैनाती और एक मिलिट्री जनरल की इस सीक्रेट एंट्री के पीछे कौन सा बड़ा राज छिपा हुआ है? गंडक नदी का वो ऐतिहासिक धोखा क्या है जिसने रातों रात भारत की जमीन को नेपाल के नक्शे में डाल दिया और फिर बिना एक भी सैनिक भेजे और बिना कोई गोली चलाए भारत के एक सीक्रेट फैसले ने नेपाल के अंदर घुसे चाइना के अरबों डॉलर को कैसे खाक में मिला दिया है? और दिल्ली के उन बंद कमरों के अंदर एनएसए अजीत डोभाल ने नेपाली नेताओं के कान में ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद में पूरे नेपाली रक्षा मंत्रालय में सन्नाटा पसर गया है? दोस्तों, आज हम उन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो मीडिया की हेडलाइंस के पीछे कहीं छिप गए हैं। दोस्तों, नेपाल की इस अचानक आई अकड़ और भारत के सबसे घातक मास्टर स्ट्रोक को समझने के लिए हमें इतिहास के उस पन्ने को पलटना होगा जिसे 1816 की सुगोली ट्रीटी कहा जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के गोरखा साम्राज्य के बीच में हुई इस ट्रीटी में एक बहुत बड़ा लूप होल छोड़ दिया गया था। बॉर्डर तय करने के लिए किसी पहाड़ या पिलर की जगह नदियों को आधार बनाया गया। तय हुआ कि गंडक नदी, जिसे नेपाल के अंदर नारायणी नदी कहा जाता है, वही दोनों देशों के बीच की इंटरनेशनल बाउंड्री होगी। उस वक्त सुस्ता नाम का ये गांव नदी के दाहिने किनारे यानी कि नेपाल की तरफ था, लेकिन नदियां अपना रास्ता बदलती हैं। दशकों के दौरान गंडक नदी ने भी अपना बहाव बदला और वो सुस्ता के पश्चिमी छोर से बहने लगी। इस जियोग्राफिकल शिफ्ट का नतीजा यह हुआ कि सुस्ता गांव रातों रात नदी के बाएं किनारे यानी कि भारत की तरफ आ गया। इंटरनेशनल लॉ बिल्कुल साफ कहता है कि नदी का वर्तमान बहाव ही बॉर्डर माना जाएगा और इसी आधार पर सुस्ता बिहार के पश्चिमी चंपारण का एक अटूट हिस्सा है। लेकिन नेपाल आज भी 200 साल पुराने नक्शों का रोना रो करके इसे अपना नवलपरासी जिले का हिस्सा बताता है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अचानक इस शांत बॉर्डर के ऊपर आग कैसे लग गई। दरअसल दोस्तों, नेपाल ने सुस्ता इलाके के अंदर एक तरफा तरीके से तटबंध और सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया था। उनका मकसद था कि वहां अपनी मिलिट्री प्रेजेंस और पकड़ को मजबूत करना। लेकिन मोदी गवर्नमेंट की एक्टिव बॉर्डर पॉलिसी के तहत बीएसएफ को सख्त डायरेक्शंस हैं। बीएसएफ ने तुरंत इस इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को रोक दिया। नेपाल की सरकार इसे अपनी संप्रभुता के ऊपर चोट बताकर के हल्ला मचाने लगी, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि विवादित इलाके में कोई भी एक तरफा काम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर सवाल ये उठता है कि जो नेपाल पूरी तरह से भारत की इकोनॉमी और सप्लाई चेन पर डिपेंडेंट है, उसे भारत की आंखों के अंदर आंखें डालने की हिम्मत आखिर कहां से मिल रही है? तो दोस्तों, इसका जवाब काठमांडू नहीं है, बल्कि चाइना के अंदर छिपा हुआ है। असली खेल शुरू होता है ड्रैगन की एंट्री के साथ में। नेपाल ने जब से चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि बीआरआई पर साइन किए हैं, तब से नेपाल के राजनेता चाइना के भारी भरकम डेब्ट ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं। असली खेल शुरू होता है ड्रैगन की एंट्री के साथ में। नेपाल ने जब से चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि बीआरआई पर साइन किए हैं, तब से नेपाल के राजनेता चाइना के भारी भरकम डेब्ट ट्रैप में फंस चुके हैं। चाइना ने नेपाल में पोखरा और भैरवा जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं और भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी सीधे नेपाल की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर दखल दे रही है। नेपाल के राजनेताओं को लगने लगा है कि चाइनीज फंडिंग के दम पर वो भारत को ब्लैकमेल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि दिल्ली में बैठी लीडरशिप अब डिफेंसिव गेम नहीं खेलती। दोस्तों, अब जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं वो भारत का साइलेंट वेपन है जिसने चाइना और नेपाल के होश उड़ा के रख दिए हैं। दोस्तों, भारत ने नेपाल के ऊपर कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लिया, बल्कि एक ऐसी इकोनॉमिकल सर्जिकल स्ट्राइक की है जिसने नेपाल के नेताओं को घुटनों पर ला दिया है। नेपाल के पास में एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे बड़ी चीज है वहां की हाइड्रो पावर यानी कि पन बिजली, और इसी बिजली का इकलौता और सबसे बड़ा खरीदार है भारत।
नेपाल के कम्युनिस्ट नेताओं ने चाइना की मदद से कई बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं ताकि वो भारत की बिजली बेच करके पैसा कमा सके और चाइना का कर्ज उतार सके। यहीं पर मोदी सरकार ने अपना सबसे घातक कूटनीतिक कार्ड खेला है। भारत ने एक नया पावर परचेज रूल लागू कर दिया है। दोस्तों, नई दिल्ली ने काठमांडू को 2-2 कह दिया है कि भारत नेपाल से 1 यूनिट बिजली भी नहीं खरीदेगा अगर उस पावर प्रोजेक्ट के अंदर चाइना का 1 भी रुपया इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या कोई चाइनीज कंपनी इसके अंदर इंक्लूड है। अब दोस्तों, इस एक फैसले ने काठमांडू के सत्ता के गलियारों के अंदर भूचाल ला दिया। चाइना के अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स रातों रात मिट्टी हो गए, क्योंकि अगर भारत बिजली नहीं खरीदेगा तो वो बिजली नेपाल के किस काम की है। मजबूर होकर नेपाल सरकार को वो सारे बड़े प्रोजेक्ट्स चाइना से छीन करके भारतीय कंपनियों जैसे SGVNL और NHPC को सौंपने पड़ गए। ये है बिना हथियार के लड़ा जाने वाला मॉडर्न वॉरफेयर। दोस्तों, इस कूटनीतिक मास्टरस्ट्रोक ने नेपाल को उसकी असली हैसियत याद दिला दी और चाइना को नेपाल के पावर सेक्टर से पूरी तरह से आउट कर दिया। लेकिन बात सिर्फ इकोनॉमी तक सीमित नहीं है। नेपाल बार बार बॉर्डर का मुद्दा उठा करके इंटरनेशनल अटेंशन पाना चाहता है। वो चाहता है कि चाइना या ब्रिटेन जैसे देश इस मामले के अंदर मीडिएटर बन जाएं। लेकिन दोस्तों, तभी एंट्री होती है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की और उनकी द डोभाल डॉक्ट्रिन की। जब नेपाल की नई सरकार के विदेश मंत्री शिशिर खनाल दिल्ली आए तो डोभाल ने उन्हें एक बंद कमरे के अंदर जो रेड लाइन समझाई, उसकी गूंज लंबे वक्त तक सुनी गई है। डोभाल ने बिल्कुल क्लियर वर्ड्स के अंदर कह दिया कि पड़ोस में जो भी राजनीतिक अस्थिरता है उसका कारण वहां की पुअर गवर्नेंस है, भारत नहीं है। डोभाल ने साफ कहा कि अगर नेपाल की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ चाइनीज जासूसी या ISI के नेटवर्क के लिए हुआ तो भारत का रेस्पॉन्स बेहद सख्त होगा। और रही बात बॉर्डर विवाद की, तो ये एक बायलैटरल मामला है। इसमें किसी तीसरे देश की एंट्री का मतलब है भारत के साथ सीधे दुश्मनी मोल ले लेना। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि पहले भारत सीमा के ऊपर सड़कें बनाने से डरा करता था ताकि कोई विवाद ना हो जाए, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। भारत ने उत्तराखंड के धारचूला से लिपुलेख तक 80 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क का बहुत तेजी के साथ में निर्माण कर दिया है। ये वही लिपुलेख है जिसे नेपाल अपना बताता है। जब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया तो नेपाल ने भारी बवाल काटा था और नया पॉलिटिकल मैप जारी कर दिया था जिसमें भारतीय इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। लेकिन भारत सरकार टस से मस नहीं हुई। भारत का स्टैंड बिल्कुल एग्रेसिव और क्लियर था कि ये हमारी जमीन है, हम यहां सड़क बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत आज भारत के आखिरी गांव के अंदर 4G और 5G नेटवर्क्स पहुंच रहे हैं, पक्की सड़कें बन रही हैं और मिलिट्री बंकर तैयार हो रहे हैं। ये बदलता हुआ भारत है जो किसी के प्रेशर में नहीं आता है। लेकिन दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, नेपाल की इतनी जरूरत के बाद भी भारत इस ओपन बॉर्डर को पूरी तरह से सील क्यों नहीं कर देता है। 1751 किलोमीटर लंबे इस बॉर्डर से आखिर भारत को क्या फायदा है। तो दोस्तों, ये वो ट्रैप है जिसमें चाइना हमें फंसाना चाहता है, लेकिन भारत का थिंकिंग प्रोसीजर बहुत आगे का है। भारत और नेपाल के बीच में 1950 की ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप है। ये बॉर्डर सिर्फ दो देशों का नहीं बल्कि रोटी और बेटी के रिश्ते का है। यूपी, बिहार और उत्तराखंड के लाखों परिवारों के रिश्ते नेपाल के तराई क्षेत्र यानी कि मधेसी समुदाय से है। अगर भारत आज गुस्से में आकर के बॉर्डर को सील कर देता है तो नेपाल पूरी तरह से लैंडलॉक होने के कारण अपनी हर जरूरत के लिए चाइना की गोद में बैठ जाएगा। चाइना यही चाहता है, वो चाहता है कि भारत बॉर्डर बंद करे और चाइना वहां अपनी सप्लाई चेन स्टार्ट करके नेपाल में अपनी मिलिट्री और लॉजिस्टिक बेस बना ले। दोस्तों, जरा सोचिए, यूपी और बिहार के बॉर्डर से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर चाइना की सेना की मौजूदगी भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा थ्रेट होगी। भारत कभी नहीं चाहेगा कि नेपाल दूसरा पाकिस्तान बन जाए, लिहाजा भारत ने बॉर्डर सील करने के बजाय एक स्मार्ट इंटेलिजेंस ग्रिड तैयार किया है। दोस्तों,
सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी को डोभाल के डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से अब बॉर्डर पर सिर्फ फिजिकल चेकिंग नहीं होगी, वहां फेशियल रिकॉग्निशन, ड्रोन सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक तगड़ा जाल बिछाया गया है, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई नेपाल के रास्ते फेक करेंसी और आतंकवादियों को भारत में भेजती है। आज उसी नेपाल के अंदर घुस करके भारतीय खुफिया एजेंसियों ने उनके अंडरवर्ल्ड को रातों रात तबाह कर दिया है। बॉर्डर पर स्मगलिंग रोकने के लिए रक्सोल, जोगबनी और रुपेडीहा जैसी जगहों के ऊपर वर्ल्ड क्लास इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट यानी कि आईसीपी बनाए गए हैं। इसके अंदर वैध व्यापार तो आसान हुआ है, लेकिन नेपाल के भ्रष्ट नेताओं की वो काली कमाई बंद हो गई है जो इलीगल स्मगलिंग से आती थी। दोस्तों, नेपाल के नेता अपनी डोमेस्टिक फेल्योर को छिपाने के लिए एंटी इंडिया कार्ड खेलते हैं। नेपाल की इकोनॉमी चरमरा चुकी है। कोविड के बाद से ही उनके विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली है। युवा देश छोड़कर के खाड़ी देशों में मजदूरी करने जा रहे हैं और चाइना के पैसे से बने उनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर गिने चुने विमान ही आ रहे हैं। वो एयरपोर्ट्स अब सफेद हाथी बन चुके हैं। जब जनता इन नाकामियों पर सवाल पूछती है तो ये नेता सुस्ता और काला पानी का मुद्दा उछाल देते हैं। दोस्तों, बालेन शाह जैसे नेताओं ने काठमांडू में जब भारतीय फिल्मों के ऊपर रोक लगाई तो भारतीयों का नुकसान नहीं हुआ, उल्टा नेपाल के अपने थिएटर मालिक सड़क पर आ गए, क्योंकि उनकी कमाई बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्मों से होती थी। दोस्तों, खुद नेपाली जनता ने अपनी सरकार के खिलाफ बगावत कर दी और वहां के हाईकोर्ट को वो असंवैधानिक बैन हटाना पड़ा। दोस्तों, भारत की अग्निवीर योजना को लेकर के भी नेपाल सरकार ने गोरखा भर्ती पर रोक लगा करके अपने ही युवाओं के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। भारत ने साफ कर दिया है कि इंडियन आर्मी के रूल्स सबके लिए समान रहेंगे। आज नेपाल का युवा अपनी ही सरकार से नाराज है, क्योंकि उनसे एक शानदार करियर छीन लिया गया है। जब भी नेपाल के राजनेता भारत को आंख दिखाते हैं, वो भूल जाते हैं कि नेपाल एक लैंड लॉक्ड देश है। पेट्रोल, डीजल, दवाइयां, गैस और राशन के लिए वो 100% भारत पर डिपेंडेंट है। साल 2015 की नाकेबंदी को याद कीजिए, जब बॉर्डर के ऊपर ट्रकों की आवाजाही रुकी तो नेपाल के अंदर हाहाकार मच गया था। पेट्रोल पंपों के ऊपर किलोमीटर लंबी लाइनें लग गई थी। आम नेपाली जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई थी। भारत को कोई एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वहां की जनता ने ही अपने नेताओं का दिमाग ठिकाने लगा दिया। आज मोदी सरकार की डिप्लोमेसी बहुत ही लाउड एंड क्लियर है। हम नेपाल की आम जनता के लिए जयनगर के कुर्था तक रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, मोतिहारी से अमलेखगंज तक पेट्रोलियम पाइपलाइन बना रहे हैं, नेपाल के अंदर यूपीआई डिजिटल पेमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी सॉफ्ट पावर है जो नेपाल के आम इंसान को भारत से जोड़ती है। लेकिन नेपाल के राजनेताओं, वहां की मिलिट्री और उनके पीछे छिपे चाइना के लिए भारत की पॉलिसी जीरो टॉलरेंस की है। दोस्तों, सुस्ता में जो कुछ हुआ है वो सिर्फ एक ट्रेलर था। नेपाल को यह समझना होगा कि भारत उनका बड़ा भाई जरूर है, लेकिन वो अपनी 1 इंच जमीन और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ में कोई भी समझौता नहीं करेगा। भारत का ये एग्रेसिव और कैलकुलेटेड मूव पूरी दुनिया को एक मैसेज दे रहा है कि साउथ एशिया के अंदर अब रूल्स दिल्ली सेट करता है, बीजिंग नहीं। अब दोस्तों, सवाल आपके लिए है, क्या आपको लगता है कि नेपाल की इन लगातार उकसावे वाली हरकतों को देखते हुए भारत सरकार को कुछ वक्त के लिए बॉर्डर के ऊपर व्यापारिक ट्रकों की चेकिंग को इतना ज्यादा सख्त कर देना चाहिए कि नेपाल के नेताओं को उनकी हैसियत याद आ जाए? इसके ऊपर कमेंट जरूर करें।